वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम करंट अफेयर कवर करेंगे फ्रॉम 19 अप्रैल टू 26 अप्रैल। इस बीच में जो भी मेजर घटनाएं हुई हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो मैं कवर नहीं करूंगा इसमें वो है ये पहलगाम वाला जो अटैक, इस पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो भी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रखना ये जो करंट अफेयर क्लास है ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए कंबाइंड है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पर द ब्यूरोक्रेटिक रिसफल। ठीक है, रिसेंटली अभी ये 18 अप्रैल को हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स को अदला बदली की गई, ट्रांसफर्स हुए हैं। तो अभी पूछ लिया गया है रिसेंट अपॉइंटमेंट से द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसे बनाया गया है एक बार देख लेते हैं। करंट कंटेक्स्ट क्या है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, ध्यान रखना एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट्स मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिसफल्स को अभी अप्रूव किया है, जिसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को बनाया गया है। किसे किसे बनाया गया एक बार देख लेते हैं। अरविंद श्रीवास्तव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्हें बनाया गया है। किसे, अरविंद श्रीवास्तव को। वमलुमंग, इन्हें बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर की। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कई सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अपने एक सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, संतोष कुमार सारंगी, इन्हें बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्हें बनाया गया है। समीर कुमार सिन्हा, इन्हें सेक्रेटरी बनाया किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। ध्यान रखना सिविल एविएशन पर क्वेश्चंस ठीक ठीक पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना। विवेक अग्रवाल सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, इनको याद रख लेना। क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये बड़ा आसान है, तो अरविंद श्रीवास्तव हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर मत जाना, ये क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादातर उसमें लिख देता हूं मैं, उसमें मत जाना। ठीक है, विच इंडियन हॉस्पिटल सिक्योर्ड पोजीशन अमंग द टॉप 100 वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग रिलीज बाय न्यूज वीक एंड स्टेसिया। ठीक है, तो इंडिया का कोई हॉस्पिटल है जो वर्ल्ड के टॉप 100 की कैटेगरी में आ गया है, उस हॉस्पिटल का नाम आपने बताना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। एम्स हैज सिक्योर्ड 97th पोजीशन। देखो एम हमारे यहाँ का क्या है, एक बेंचमार्क है। क्या बेंचमार्क है हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था का, और हमारी जो हॉस्पिटल व्यवस्था का बेंचमार्क है वही 97 पोजीशन पर आया है। तो सोचो हम वर्ल्ड में कितने पीछे चल रहे होंगे, समझ गए। ठीक, लगभग 24,000 हॉस्पिटल्स 30 कंट्रीज से कंपेयर किए गए, पेशेंट से बात की गई, उनके सेटिस्फैक्शन, उनके क्लिनिकल आउटकम, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों पर बात करके तब ये पब्लिश की गई है। आपके लिए हाइलाइट्स ये रहेंगे कि इंडिया इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एम्स, मेदांता, द मेडिसिटी, ये गुड़गांव के 146th पोजीशन पर आए हैं। PGIMER चंडीगढ़ ये 228 पर आए हैं। देखो एम्स, ठीक है, एम्स और मेदांता का छोड़ दो, तो हमारी मेडिसिटी जो गुड़गांव में है वो 146 पर आया है। चंडीगढ़ में जो PGIMER है ये आपका 228 पोजीशन पर है। टॉप पोजीशन पर कौन है, मायो क्लिनिक जो USA का है, ऑब्वियसली होना ही है। लेकिन और ज़्यादा सरप्राइज की बात यह है कि इनमें से बेस्ट मेडिकल व्यवस्था आपको फिनलैंड, स्विस, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर और देखने को मिलती है। ये फर्स्ट पोजीशन पर आया है, फॉलोड बाई क्लीवलैंड आइलैंड,
क्लीवलैंड क्लिनिक ये एंड टोरंटो ये आपको दूसरी और तीसरी पोजीशन में मिलेंगे। एम्स की खासियत तो उन्होंने क्या पाई है, सर्वे वाली कंपनी ने क्या पाई है कि भैया ये अफोर्डेबल है, तो भाई सरकारी है तो अफोर्डेबल तो हो गई है ना, और प्राइवेट वाले तो वैसे ही। एडवांस मेडिकल रिसर्च स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जो हमारे लिए अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया किस पोजीशन पर है, और एक तरीके से एक मौका मिलता है हमें खुद को री इवेल्युएट करने का। ठीक है, तो एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। देखो ग्रोथ रेट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी एजेंसीज ग्रोथ रेट पर अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, तो सबको जानना है तुम्हें। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूएनसीटेड की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, क्या रहने वाली है, ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है। अब ये यूएनसीटेड ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएनसीटेड की फुल फॉर्म याद रख लेना, क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसको रिपोर्ट को बोलते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉरसाइट 2025। इसका यूएनसीटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में, मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर ही जिनेवा नाम का एक शहर है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन 6.5% रखी गई है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड एनालाइज चैलेंज सच एज इन्फ्लेशन कमोडिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाकी और कुछ जानने लायक इसमें आपके लिए है नहीं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। जो भी वर्ल्ड डेज जो मनाए जाते हैं, नेशनल डे और वर्ल्ड डे, ये याद रखना, एटलीस्ट वर्ल्ड डे तो याद रख ही लेना। ठीक है, हीमोफीलिया डे कब मनाया गया, तो जाहिर सी बात है हम अप्रैल में हैं तो अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। तो 17 अप्रैल की बात है, 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये हीमोफीलिया डे वाला सिस्टम, 1989 को। किसने इस्टेब्लिश किया था, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, WFH, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। ये जो डेट है ये बर्थडे मनाया जाता है फाउंडर, जो WFH के फाउंडर हैं फ्रैंक शैनवेल का। खैर थीम्स याद रख लेना, बाकी ये हिस्ट्री याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, थीम याद रख लेना, एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ये हीमोफीलिया का, वर्ल्ड हीमोफीलिया की वो है, थीम है। ठीक है, एम क्या है इसका, हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंड गर्ल विद द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक्टिविटीज ग्लोबल लैंडमार्क लिट अप इन रेड एजुकेशनल वेबिनार्स। ठीक है, ये सब काम का नहीं है, काम का हमारे लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो थीम हमारे काम का है, याद रख पा तो 1989 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ये काम का है, और ये डेट काम की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निसार बड़ा फेमस क्वेश्चन है निसार। ठीक है, निसार इज ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाई 2 एजेंसीज। ठीक है, निसार जाहिर सी बात है अगर हम पूछ रहे हैं तो उसमें इंडिया कहीं ना कहीं शामिल होगा। ठीक है, और नाम से भी समझ में आता है कि निसार कैसा है, इंडियन नाम है। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। अच्छा, नासा की बहुत लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं याद होगी, पता होगी, या तुम भी याद रख लेना अगर तुम्हारे। ठीक है, नेशनल क्या है ये, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, या इसरो। इसरो मतलब इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऐसा,
या जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, इसरो या CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CNSA। देखो इसका तुम्हें आंसर पता हो या ना पता हो लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनकी तुम्हें फुल फॉर्म जरूर पता चल गई होगी। चलो आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर क्या है। निसार बेसिकली नासा और इसरो का एक सिंथेटिक कह सकते हो वो सिस्टम है ना, जॉइंट वेंचर है एक तरीके का। तो नासा और इसरो नासा एन, नासा से आया एन और इसरो ये, ठीक है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जॉइंट सैटेलाइट मिशन बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नासा और इसरो के द्वारा कंबाइंड है ये, ठीक है। 2025 में जून में इसको लॉन्च होना है, सेट टू बी लॉन्च इन 2025 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखना जून में फिर से इसकी करंट अफेयर बनने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको। जो इसमें रॉकेट इंजन लगेगा वो लगेगा पूरा सिस्टम हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम GSLV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GSLV। एक हमारे पास कैरियर होता है, उसे हम बोलते हैं PSLV, ठीक है। तो GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस हमारा हैवी लोड के लिए जाना जाता है, और PSLV छोटे लोड के लिए जाना जाता है। और जियो सिंक्रोनस हमारा जाना जाता है अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें अगर कुछ हम चीज़ रखना चाहते हैं, है ना, तो उसमें हम GSLV इस्तेमाल करेंगे। PSLV हम जब पोलर के थ्रू चक्कर लगाएंगे, ध्यान रखना अर्थ हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है। जब हम पोलर से कुछ लॉन्च करेंगे, मतलब पोलर सैटेलाइट से लॉन्च करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से चक्कर लगाएगी, यानी वर्टिकल फॉर्म में चक्कर लगाएगी, और GSLV हमारा हॉरिजेंटल फॉर्म में चक्कर लगाएगा। खैर तुमको PhD नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रडार बेस्ड अर्थ और ऑब्जर्वेशन जॉइंटली वेंचर, ठीक है। होगा क्या इससे? हर 12 दिन में अर्थ के एक तरीके से मैप क्रिएट होगा। जैसे 12 दिन में तुमने कुछ डेवलपमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें दिखाई देना शुरू कर देगा। तो हर 12 दिन बाद आपको अर्थ सर्वेस की अपडेटेड पिक्चर देखने को मिला करेगी। इससे होगा ये कि हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपका सी लेवल राइज कर रहा है, वेजिटेशन शिफ्ट हो रहा है ना, जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं या नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों पर नज़र रखी जा सकती है। सुनामी है, लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, ग्राउंड लेवल्स हैं, इन सब पर नज़र रखी जा सकती है। देखो ये तो कहने वाली बात है, बेसिकली हम नज़र क्या रखेंगे? जो माफिया हैं, जो लैंड माइनिंग कर रहे हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, ठीक, आतंकवादी कैंप कहीं लगाए जा रहे हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे लेकिन ऊपर से देख लेंगे। विच फॉर्मल सेक्टर गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू वेमेन देन मैन? तो कोई फॉर्मल सेक्टर है जो वेमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इन कंपेरिजन टू मैन। कौन सा सेक्टर है? चलिए देख लेते हैं एक बार। विमेन इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तो विमेन का पार्टिसिपेशन देखो, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर्स में, फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हमको देखने को मिला है कि वो गिर रहा है, ठीक है। 2015-16 में लगभग 20.9% था, जो कि 22 और 23 में 18.9% हो गया है। करंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 1.57 मिलियन विमेन ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू 8.34 मिलियन फॉर्मल वर्कर्स हैं, उनके कंपैरिजन में इस लेवल पर ये काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो जहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं वहाँ एक महिला काम कर रही है, ठीक है। तमिलनाडु वो स्टेट है जिसने 41% महिलाओं को काम दे रखा है, जो भी वर्किंग वुमेन है उनको, तो ये टॉप पर है। उसके बाद सारे स्टेट्स में कम है ये व्यवस्था। टोबैको ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 90% वर्कर्स विमेंस को हायर करना पसंद करती है इन कंपैरिजन टू मेल। रीज़न इज़ दैट कि उसमें कुछ आपको
हैवी लोड का काम नहीं करना, है ना। और क्योंकि विमेंस की जो एम्प्लॉयमेंट वेजेस हैं वो कम हैं इन कंपैरिजन टू मेन, तो वो सस्ते में मिल जाते हैं काम। वही छोटे बारीक वाला काम होता है तो विमेन को हायर करना आसान है, उनसे काम कराना आसान है, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल होते। और आदमी तो गधे होते ही हैं, उन पे तो वजन ला दो, जहाँ मेहनत वाला काम वहाँ आदमी काम करेंगे, है ना। तो ठीक है, कोई बात। यूएसए इम्पोज टैरिफ on many countries from immediate effects but give India how much time for negotiation। देखो रिसेंटली क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दे धड़ा सबको टैरिफ उठा के फेंक के मारे, इंडिया को भी मारे, सबको बोल दिया कि आज से ही लागू हो जाएंगे। इंडिया को बोला कि ऐसा है कि इतने दिन का टाइम ले लो, है ना, और अपन लोग कुछ मंडवाली कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, है ना, और जैसे ही अपना नेगोशिएशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम से इम्पोज कर लेंगे। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन होने वाला है, इसके लिए आपने अभी आई थिंक हो भी गया है ना, या कुछ और अपडेट्स इसमें आने बाकी हैं। अभी रिसेंटली अभी जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में विजिट किए थे, वो बस इसी नेगोशिएशन को लेकर विजिट किए थे, ठीक है। और उन्हीं के विजिट के दौरान पुलवामा अटैक हुआ, सॉरी पहलगाम अटैक, ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन होने, और यूएस चाहता है कि सब बायलैटरल ट्रेड जो है वो डबल हो जाए, लगभग $5 बिलियन की हो जाए 2030 तक। अब हो कैसे जाए, तो 90 दिन का टैरिफ पॉज इंडिया को मिल गया है कि भाई ऐसा है 90 दिन ले लो और अपना सेटलमेंट कर लो, और हमसे कुछ मांडवाली करनी है तो वो भी कर लो। तो नेगोशिएट विदाउट इमीडिएट प्रेशर फ्रॉम यूएस टैरिफ, ठीक है। इनिशियली आप देखोगे कि जो ट्रंप है उन्होंने मोस्टली कंट्रीज़ के जो टैरिफ है उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, लेकिन चाइना को कतई रिलैक्स करने के मूड में नहीं है, ठीक है। चाइना पर इमीडिएट इफेक्ट से ये लागू हुआ है। चाइना ने इसको रिटेलिएट करते हुए, ठीक है, जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, इसको रिटेलिएट करते हुए चाइना ने भी कदम उठाए हैं। चाइना ने रिटर्न टैरिफ लगा दिए हैं कि ये तुम हम पे टैरिफ लगाओ, हम तुम पे टैरिफ लगाएं, और दोनों टैरिफ खेलते हैं, तो वो चल रहा है। अच्छा, क्योंकि देखो यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मोस्टली चाइना में है, यूएस में उतनी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। यूएस की ज़्यादातर कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाते हैं, चाइना में उनको मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। लेकिन यूएस के कंपनीज की खासियत है कि वो प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं, वो बेचती हैं ब्रांड्स। प्रोडक्ट ठीक होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो एम्फेसाइज करती हैं ब्रांडिंग पर। सेम तरीके से यूरोप भी, ये जो डेवलप कंट्री हैं ये ब्रांडिंग पर ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छा पेन बनाओगे तो बहुत अच्छा बना लोगे तो इसको पेन को जो नॉर्मली 10 रुपये का आता है बहुत अच्छी क्वालिटी का बना लोगे तो इसको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर आपने इसमें ब्रांडिंग कर दी और पार्कर को बोल दिया या कोई और कंपनी का बोल दिया, है ना, और उसकी ब्रांडिंग अच्छी कर ली तो वही पेन आप 500 का बेच लोगे। तो यूएस को ये पता है कि देखो जो मेन मलाई जो है ना, मेन क्रीम, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो है टर्सरी सेक्टर में, ब्रांडिंग में। तो यूएस की ज़्यादातर कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करा लेती हैं, ब्रांडिंग वो खुद करते हैं और मलाई वो खुद खाते हैं। तो जब चाइना पर टैरिफ लगने शुरू हुए तो चाइना ने क्या किया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि देखो साहब जो आप बैग है या कोई भी चीज़ है ना, आप यूएस में ख़रीदते हो 1 लाख रुपए की, वो यहाँ पर 10,000 रुपये में बनवा के कंपनी हमसे जाती हैं और आपसे 90,000 रुपये का प्रॉफिट लेती हैं। तो खैर सबका अपना रिटेलिएट करने का तरीका है, चाइना ने रिटेलिएट किया है। देखने वाली बात है यूएस इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं। देखो हम बेसिकली मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया बहुत ज़्यादा किसी पर ना तो रिटेलिएट करता है ना, और अब ना बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, ना तो डिपेंडेंसी है किसी पर, बहुत हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी पर नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। हम बेसिकली मध्यम पथ में चलते हैं, बीच वाले रास्ते पे चलते हैं कि ठीक है सबके दोस्त हैं सबके दुश्मन हैं। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP ये किस साल लॉन्च की गई थी, किस साल इंट्रोड्यूस की गई थी भाई? देखो
NELP जो है, ठीक है, NELP हमारी आई थी 1999 में। हमने ये देखा है कि 1999 के बाद न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आई, उसके बाद से हमें ऑयल और गैसेस के सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिलता है। लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनीज में आकर, हमको FDI देखने को मिलता है बड़ी मात्रा में, और एक तरीके से इंडिया बोल सकते हैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है। अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि अगर हम कभी वॉर में चले जाएं या कुछ अनफॉर्सिन घटनाएं हो जाएं वर्ल्ड में जिससे हमारी ऑयल सप्लाई रुक जाए, गैस सप्लाई रुक जाए, तो हमारे पास इतना स्टोरेज हमने कर लिया है, ठीक है, इतना हमने एक्सप्लोरेशन कर लिया है, और भी हमने, अच्छा इंडिया की इस खासियत ये है कि हम स्टोर तो कर ही रहे हैं, इंडिया में भी स्टोर कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने कुछ टैंक्स, कुछ जगह हमने श्रीलंका में भी खरीदे, ठीक है, वहाँ पर भी हमने इसको स्टोर किया, तो हमारी स्टोरेज काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी हमने ऑयल को स्टोर कर लिया है। साथ ही साथ इंडिया का एक और खासियत है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता है कि हमारे इंडिया में गैस कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको हम रिजर्व करके रख रहे हैं कि ठीक है, जब दुनिया से ऑयल ख़त्म हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। तो टू एड्रेस द चैलेंजिंग, तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प करके इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में, ध्यान रखना NELP और हेल्प, ठीक है, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने रिप्लेस किया था PSC यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस आउटलुक पर हमने लास्ट वाली जो शनिवार को क्लास हुई थी, है ना, उसमें भी हमने ये चीज़ कंसीडर की थी, देखी थी, ठीक है। अ क्रूशियल जंक्शन अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी की आउटलुक की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसका नाम है द क्रिटिकल जंक्शन अमंग पॉलिसी शिफ्ट, अप्रैल में आई है रिपोर्ट। तो आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसे कौन पब्लिश करता है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसे रिलीज कौन करता है, तो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम इस बार था द क्रिटिकल जंक्शन अमंग पॉलिसी शिफ्ट। ये रिपोर्ट क्या करती है, ये रिपोर्ट इंडिया की जो फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट, उसमें अपडेट्स करती है, तो 2.8% से इसको कम कर देती है और ले आती है इंडिया की फोरकास्ट को 6.2% पर, ठीक है, क्योंकि जनवरी में इसने 8 पॉइंट के समथिंग कुछ कवर किया था, अब इन्होंने कम करके 6.2 पर आ गए। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुण 3, ये किस कंट्री में? इंडिया एंड नेपाल रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अरुण 3 प्रोजेक्ट टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन, ठीक है। लोकेटेड ऑन द अरुण रिवर, कहाँ पर है? अरुण रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? कोसी की। कोसी आपको नेपाल से बिहार होते हुए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग 900 मेगावाट हम एनर्जी डेवलप करेंगे, ठीक है, ठीक। कोसी को एक और नाम से जाना जाता है, जरा नाम मुझे बताओ। बिहार में कोसी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, बड़ा दुख भरा नाम है इसका, तो जरा कमेंट में बताना किस नाम से जाना जाता है कोसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI, नीरी, ठीक है। ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री? देखो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट के साथ, और मोस्टली हमारे पास सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री दे रखी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली वर्डिक्ट आया था, तो इसे न्यूज़ में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली डायरेक्टेड द नीरी टू असेस द इम्पैक्ट नियर बाई ग्लास इंडस्ट्रीज ऑन द ताजमहल
तो ताजमहल के आसपास जो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं उनके ऑपरेट होने से ताजमहल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा नीरी पता करके बताओ हमको। ठीक है, द CSIR नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट is a premier research body under the Council of Scientific and Industrial Research। तो CSIR की फुल फॉर्म याद रख लेना, क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनिशियली फोकस्ड ऑन द वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इट्स कोर एम टू सपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो नीरी ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द नागपुर, महाराष्ट्र। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नीरी को, आप जरा एक्सेस करके बताइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई केस पेंडिंग चल रहा होगा, उसमें सुनवाई करते हुए इससे रिपोर्ट मांग गई है। नीरी काम करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो बता ही सकते फिर। ठीक है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट एवर बेस्ड क्वांटम सेंसर फॉर ग्रेविटी मेजरमेंट। ग्रेविटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जो कि क्वांटम बेस्ड रहेगा। ठीक है, स्पेस बेस्ड क्वांटम सेंसर। तो आपने बताना है क्या इसरो है, क्या CNSA है, क्या JAXA है, क्या नासा है। देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस यानी नासा, इसने अभी डेवलप किया है। ठीक है, जो कि हाई प्रेसिशन से ग्रेविटी के फोर्स को नापेगा। ठीक है, देखो बहुत सी चीज़ें क्या हैं कि जैसे आप अर्थ पे काम कर रहे हो, ठीक है, अर्थ पे आपको पता है कि 1 kg वजन नापने के लिए तो आपके पास तराजू है, लेकिन जब आप स्पेस में होते हो तो वहाँ पर फोर्स नापने के लिए आपके पास तराजू काम नहीं करेगा, वहाँ आपके पास अलग इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल में लेते हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन द क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर टू बी प्लेस्ड ऑन बोर्ड सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर डिटेल पढ़ना चाहो तो साइंटिस्ट बनना हो तो फिर ये डिटेल पढ़ लेना, बाकी काम का तुम्हारे लिए कुछ है नहीं इसमें, बस इतना समझ लो किसने किया था। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री लॉन्च AI कैरियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव। अब इस तरीके के क्वेश्चंस रिसेंटली जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? AI कैरियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक रेयरली देखने को मिलेगा ऐसे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इन्होंने AI, बेसिकली आप चीज़ समझो AI बॉट तैयार किया होगा। ठीक है, कैरियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव 22 अप्रैल 2025 को इसको रिलीज किया गया है। एम है इसका कि 20,000 वुमेन्स को ट्रेंड करना है फ्रॉम टायर 2 टू टायर 3 कैटेगरी के लिए अक्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है विद द माइक्रोसॉफ्ट, और इस तरीके का कुछ बॉट और कुछ प्रोग्राम तैयार किया गया है। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म याद रख लेना, कभी पूछ ली जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, NCVET। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पिंक ई-रिक्शा स्कीम। तो कौन से ने लॉन्च किया? जैसे पिंक टॉयलेट है, पिंक करके रिक्शा हैं, पिंक बसेस हैं, तो इसी तरह से पिंक ई-रिक्शा लॉन्च किया है। तो कौन सी सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च। ठीक है, टू एम्पावर वुमेन्स एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली क्या है कि जो पहले ड्राइवर होते हैं, है ना, वो बेसिकली मोस्टली आपको मैन देखने को मिलेंगे, लेकिन वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, उन्हें इनक्रेज करने के लिए उन्हें रिक्शे ई-रिक्शे लेके दिए जा रहे हैं, और उन्हें बोला जा रहा है कि आप इन्हें चलाइए ताकि घर में कुछ पैसा कमा सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें। तो डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने इसको पुणे से लॉन्च किया है। तो कुछ रिक्शे बांट दिए गए सिलेक्टेड वुमेन्स को, जाहिर सी बात है इन्हीं के कार्यकर्ता होंगे या इन्हीं के
लोग होंगे, तो आम जनता के लिए तो हाथ में है ही नहीं कुछ। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी और ये फलाना टाइम का आप देख लो, लोग लगभग 10,000 ई रिक्शा देने हैं, उसका प्लान बना है नासिक से। तो देख लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है चलाने का तो फॉर्म भर देना सरकार में जाके, तो शायद एक रिक्शा मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉन एन अवार्ड फॉर सोलर पावर्ड जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट। तो सोलर पावर्ड अवार्ड मिला है भाई किसे। देखो वैसे जल जीवन मिशन में क्या कर रहे हैं हम, जल शक्ति मिशन है, जल जीवन मिशन में टंकियाँ बनाई जा रही हैं। अच्छा, ये टंकी बनने का सिस्टम ये है कि हर गांव में एक बड़ी टंकी बनाई जाएगी और वहाँ से सबके घर पे एक टोंटी पहुँचेगी ताकि वो पानी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब ये जो बड़ी वाली टंकी है, मेन टैंक है जो, इसको भरने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए। अच्छा देखो, मैंने क्या देखा है कि उन एरियाज़ में भी इस मिशन को आंख बंद करके लागू किया गया है जहाँ पर वाटर लेवल 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट यानी ठीक लेवल पर है, बहुत अच्छे लेवल पर पानी है, वहाँ भी ये लगा दी गई। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट था वो था कि जहाँ पर रेयरली आपको 150 फीट, 200 फीट तक आप बोरिंग करो और फिर पानी ना मिले, तो ऐसी कंडीशंस के लिए टंकी वाली सुविधा ठीक है, लेकिन इन्होंने आंख बंद करके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लागू कर दिया ताकि पैसा कैसे बचा पाएँ। तो खैर देख लेते हैं क्या है सीन। देखो, उत्तर प्रदेश वॉन सोलर पावर जल जीवन मिशन। ठीक है, मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह इनको वॉज अवार्डेड फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ लाइब्रेरी फॉर डिफरेंसली एबल्ड चिल्ड्रंस। बहराइच डीएम को कुछ मिल गया है, मोनिका रानी को, रिकॉग्निशन फॉर ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन आउटरीच, एडिशनल इनिशिएटिव्स, रिलीज ई बुक। तो कुछ अपने अधिकारियों को ही पीठ थपथपा के मजे लिए जा रहे हैं। ये क्या है, देख लो ये क्या है। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या किया है कि कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं सिविल सर्विस डे पर। तो जो सिविल सर्वेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो 17 सिविल सर्विस डे मनाया गया 21 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर? विज्ञान भवन में। थीम क्या थी? विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड फोकस ऑन सैचुरेशन अप्रोचेस। अवार्ड कैटेगरीज मैंने आपको बताई दी हैं कि कहाँ कहाँ किसे किसे क्या क्या दिए गए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी खुश और सब। देखो सरकार क्या है, सरकार का क्या है कि देखो जो भी उनके लोग हैं, है ना, जो भी उनकी सरकारें हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, है ना, उन सब को खुश कर देती है। दे धड़ाधड़ अवार्ड, दे धड़ाधड़ अवार्ड, दे धड़ाधड़ अवार्ड। शायद ही कोई अधिकारी होगा जिसको कोई अवार्ड ना मिला हो दुनिया में, मगर इंडिया में ऐसा कोई अधिकारी होगा शायद ही कोई हो जिसको कोई अवार्ड ना मिला हो। ये तो अवार्ड तो भर भर के मिल जाते हैं सर, रद्दी के भाव में ले जाओ अवार्ड तो। अच्छा, इंडिया में बड़ा एक क्रेज चलता ये है कि आपको अवार्ड्स का बड़ा ललक रहती है और तुम्हें पता है कि तुमने ज़िंदगी में किया कुछ नहीं है। अवार्ड लायक नहीं, तुम छोड़ो, तुम सर्विस लायक भी तुमने कुछ काम नहीं किया। जिस पोस्ट को तुम संभाल रहे हो तुम उस पर बैठने के काबिल भी नहीं हो, उससे जीवन भर तुमने गद्दारी ही की है। लेकिन जब अवार्ड लेने पहुंचेंगे तो बड़ी बड़ी भाषण देंगे, कमाल है। और जो अवार्ड दे रहा है उसको भी मालूम है कि ये सिर्फ बनाया जा रहा है आपको, है ना। वर्ल्ड लेवल पर हमारे सर कहीं हम टिकते नहीं हैं, कोई हमारी रैंकिंग में नहीं आते हम किसी रैंकिंग में, और यहाँ अवार्ड बांटे जा रहे हैं। पाकिस्तान जानते हो? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होंगे सब मेडल लगाए घूमेंगे, और इतने मेडल भाई साहब ऐसा लगता है लोअर मंडी से लेकर आए, किलो के भाव में मेडल अपनी वर्दी पर लगा घूमेंगे। और युद्ध उन्होंने एक ना लड़ा, एक ना जीता, मेडल सारे ले रखे हैं। तो ऐसे ही इंडिया के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है ना। तो सिविल सर्विसेज वाले भी करते कुछ ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है बस हो रहा है ना। लेकिन मेडल सारे को मिल जाएंगे, अवार्ड सबको मिल जाएंगे, और भाषण सब दे लेंगे। कमाल है, चल रहा है चलने। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जिटेक्स अफ्रीका। एक मीटिंग हुई है ना, जिटेक्स अफ्रीका, तो कहाँ हुई है?
सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। देख लेते हैं। इंडिया टुक पार्ट इन द जीटेक्स अफ्रीका, द लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप इवेंट इन अफ्रीका। ठीक है, कब हुई है? 16 से लेकर 18 अप्रैल को ये हुई है। कहाँ पर? मराकेश यानी मोरक्को में। अफ्रीका लार्जेस्ट टेक, ठीक है, फलान का। टू बूस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन AI एडोप्शंस इन इनोवेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट। क्या कर रहा है सर? क्या दोगे तुम इनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन AI? इनको पहले खाना दो, गरीबी इतनी है, बेसिक सुविधाएं दो, तब जाके AI एडोप्शन पे बात करना ना। पता चला कि खाना इनके पास है नहीं, पानी पीने को है नहीं, है ना, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, और तुम मोबाइल ले जाके दे दो कि लोग भाई इसमें ना तो अच्छे अच्छे फ़ोटो क्रिएट कर सकता है, सेल्फी ले सकता है, डांस कर सकता है, ये है वो है, AI के थ्रू। क्या करेगा ऐसा अफ्रीका? खैर ठीक है, बेसिकली अफ्रीका की बेसिक ज़रूरतें हैं ये। उनका फूड सिक्योरिटी सबसे पहली ज़रूरत है, हेल्थ उनकी पहली ज़रूरत है, एजुकेशन उनकी पहली ज़रूरत है। 3 तो बेसिक चीज़ें उनकी हैं ही। शेल्टर्स उनकी पहली ज़रूरत है, और आप लगे हो AI बांटने में। बड़ा ही क्रेज चल रहा है, जिसका जो बिक जाए सामान सब बेचने में लगे पड़े हैं। अच्छा खैर, ये तो हम इंडिया की बुराई नहीं करेंगे अभी, है ना, अपन लोग ही बेचने जा रहे हैं। ठीक है, की हाइलाइट्स देख लेते हैं, की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजर कौन था? होस्टेड बाई कॉन इंटरनेशनल, द इवेंट आर्म ऑफ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चेयरपर्सन मोरक्कन मिनिस्टर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थीम क्या थी? थीम याद रख लेना, डिजिटल अफ्रीका, इनोवेशन, इंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये थी। इंडिया की पार्टिसिपेशन क्या थी? डेलीगेशन गए थे इंडिया के, जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो कैटेगरी है जहाँ पर मंत्री जाना पसंद नहीं करते, है ना। मंत्री मतलब प्रॉपर मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना। उन्हें लगता है यार ये मेरे से लेवल के छोटे लेवल की बात है, तो फिर अपना एक छोटा सा मंत्री बना रखा है उन्होंने, सब मिनिस्ट्रीज ने एक छोटा छोटा मंत्री बना रखा है, उसको भेज देते हैं कि चल जा भाई छोटू चाय लेकर आ। तो उस तरीके से भगा देते हैं कि जाओ भाई जयंत चौधरी घूम कराओ, बहुत दिन रह लिए यहाँ पर, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो वो सीन है। टेक्नोलॉजिकल शोकेस देख ले, तो हमने अपना सामान दिखाया है। क्या दिखाया है? इंडियन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, आधार, UPI। अच्छा UPI चलो ठीक है, पैसे वो कहीं से उधार ले लेंगे तो फिर हमको आपस में ट्रांसफ़र कर लिया करेंगे, ठीक है। AI ड्रिवन स्किल्स हमारे पास क्योंकि भर भर के हो गई हैं इंडिया में, अब AI स्किल्स बची नहीं है, हर व्यक्ति AI स्किल्स से लबालब भर चुका है। तो हमने सोचा कि लाओ ये स्किल्स दूसरों को भी बांट दी जाए। हे भगवान, तुम लोग लगता है क्लासेस बंद करवा के मानोगे हमारी। AI लीडरशिप, ठीक है, बाकी और किसी से हमें कोई खास लेना देना है नहीं, हमारा सामान बिके पहले तो। इन विच ईयर द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ डे ऑब्जर्व, तो भैया पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया गया था पहली बार दुनिया में? तो पहली बार मनाया गया था 1970 में। तो हमको एहसास हुआ था कि नहीं, हम तो धरती पर ही रह रहे हैं। उससे पहले तो हमको ये एहसास था कि हम तो आसमान में, है ना। जब याद आया कि हम तो धरती पर ही हैं, तो चलो धरती को सम्मान दे लेते हैं, तो अर्थ डे मना लेते हैं, है ना। तो 22 अप्रैल हर साल मनाया जाता है अर्थ डे, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे कार्यक्रम कर लेंगे और कुछ पेड़ लगाने का ड्रामा कर लेंगे। हालांकि ध्यान रखना, जो भी पेड़ इन अधिकारियों या नेताओं द्वारा या डिपार्टमेंटों द्वारा लगाए जाते हैं उनमें से एक भी पेड़ जिंदा रहता नहीं है ना। वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए लगवाए जाते हैं और फिर वो बेचारे सूख के मर जाते हैं, उनकी कोई देखभाल करता नहीं है। तो ये बस ढोकलेबाजी है, ढकोसलेबाजी ढोकलेबाजी नहीं है गुजरात वालों सॉरी। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, ठीक है, डेडिकेटेड फॉर राइजिंग अवेयरनेस एंड टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट द अवर अर्थ प्लैनेट। तो सबसे पहली बात यह है कि तुम किसको अवेयरनेस कर रहे हो, किसको अवेयर कर रहे हो। कॉमन पीपल इतना अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है जितना ये सरकारें मिल रही करके कर रही हैं, है ना। और सरकारों की वजह से जितना डिस्ट्रॉय हो रहा है अर्थ। आपने इंडस्ट्रीज चला रहे हो, आप पूरे अर्थ के रिवर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप सॉइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फॉरेस्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप माउंटेन सिस्टम, सी सिस्टम, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हो सर। और तुम हमको बोलते हो कि नहीं नहीं देखो यार, ये पृथ्वी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको संरक्षण करना है। कमाल है, 365 दिन तुम 364 दिन
64 नहीं 365 ही दिन तुम अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़े बड़े प्रोजेक्टों से, है ना, बड़े बड़े माफियागिरी करवा रहे हो, और फिर एक दिन आके बोलते हो सॉरी अर्थ जी, वो हमसे ना गलती हो गई और हम आपको बड़ा ख्याल रखेंगे। किसे बनाते हो भाई, है? कमाल है। द डे एड्रेस क्रूशियल क्लाइमेट चेंज। अच्छा देखो, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग, अच्छा मैं कहीं पढ़ रहा था कोई आर्टिकल, तो उसमें क्लाइमेट चेंज की मीटिंग जब होती है वर्ल्ड में, तो ये होता है कि चलो हम क्लाइमेट को बचाएंगे, क्लाइमेट में पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है, वेस्टेज कम करेंगे, इन चीज़ों को लेकर मेन चर्चा की जाती है। लेकिन इनमें जो पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं अपने अपने बड़े बड़े प्लेन से, लोग बहुत पॉल्यूशन करके, और फिर मतलब ये है कि बात क्लाइमेट की करेंगे और लंका भी क्लाइमेट की ही लगाएंगे, ठीक है। वे आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट। तो ठीक है सर, ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, कर लो भाई, कम कर सकते हो, तो पॉल्यूशन कम करेंगे। देखो तो एक चीज़ देखना, जब कोविड आया था, है ना, तो कोविड ने आकर एक बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम ये किया कि सबको घर में बंद कर दिया, सारी कंपनियां बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे लोग अपने अपने घरों में बंद। परफेक्ट। हमने ये देखा कि अर्थ रिवाइव कर गया भाई, 3 महीने में अर्थ रिवाइव करना शुरू कर गया। दुनिया की सारी जो नदियां हैं उनका जो वाटर स्तर है, पानी स्तर बढ़ गया, है ना, और उनका नदियां अपने आप साफ होने लगी। जो फॉरेस्ट है ये अपने आप ग्रो करने लगे, वेजिटेशन अपने आप ग्रो करने लगी। अर्थ अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है विद इन 3 मंथ। लेकिन हम इंसानी प्रजाति अर्थ को कैसे रिपेयर हो जाने देंगे भाई? ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थ तो हमारी बापौती है। पूरे अर्थ पर सिर्फ इंसानों का कब्जा होगा, बाकी सारी प्रजातियां मिटा दो और फिर इंसानों को मिटा दो, ठीक है। तो देखो बेसिकली तुम्हें करना कुछ नहीं है। सरकारें जो गंगा सफाई के नाम पर और क्लाइमेट चेंज के नाम पर और एफॉरेस्टेशन के नाम पर जो पैसा खर्च करती है, सिर्फ पैसा खर्च करने की स्कीम है इनकी, पॉलिसी है ना, आंखों में धूल झोंकने की। सरकार कुछ ना करे, जो पॉल्यूशन हो रहा है बस इसी को रोकने का प्रयास करे। अर्थ अपने आप को खुद अपने आप को क्लीन कर लेगा सर, वो खुद ही अपने आप को रिन्यू कर लेगा। तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, नदियाँ साफ करने की जरूरत नहीं है। नदियों गंदा करना बंद कर दो तुम, नदियाँ ऑटोमेटिकली साफ है सर। ग्लेशियर से पानी आता है, कितना साफ पानी आता है। गंदा कौन करता है? क्या अर्थ गंदी कर देती है पानी नदियों को, या माउंटेन गंदा कर रहा है? कौन गंदा कर रहा है? ये इंसानी प्रजाति, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। थीम याद रख लेना, थीम तुम्हारे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, अवर पावर अवर प्लेनेट। अच्छा, जब अर्थ की बात आती है तो फिर ये बोलते हैं कि देखो सर गाड़ियाँ चल रही हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ यार बात तो सही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पॉल्यूशन तो हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन करती हैं वो मुश्किल से 2% वर्ल्ड का पॉल्यूशन, जो तुम्हारा एयर पॉल्यूशन है, 2% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसा है, सरकार का क्या, मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं करूँगा, मैं भारत सरकार की जो भी सरकार रही हो, जिस भी पार्टी की रही हो, मैं केवल सरकार पर टिप्पणी करूँगा। सरकार का कहना यह है कि देखो अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है, अर्थ पॉल्यूटेड हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम गाड़ी चला रहे हो इसलिए ये अर्थ पॉल्यूटेड हो रहा है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम फैक्ट्री लगवा रहे हैं, माइनिंग करवा रहे हैं, सीवेज सिस्टम हम नहीं बना रहे, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है कि वो तुम धरती पे क्यों रह रहे हो, धरती में मत रहो, निकलो यहाँ से, धरती छोड़ो, तुम्हारी वजह से धरती गंदी हो रही है, हमारी वजह से नहीं है। ये सिनेरियो होता है कि हर सरकार का, सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार नहीं, दुनिया की हर सरकार का यही सिनेरियो है। मैं आज की ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गया हूँ। वेयर वॉज द वर्ल्ड ISSF वर्ल्ड कप, तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन करके अपना हुआ है, तो कहाँ पर हुआ? ये लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था, तो देख लो क्या है। ISSF वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में। कहाँ पर हुआ है? लीमा, पेरू में, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये चला है, ठीक है। इंडिया फिनिशिंग थर्ड, इंडिया कौन सी पोजीशन पर आया? 3rd पोजीशन पर आया इंडिया।
मेडल टैली में, जिसमें 7 मेडल हमको मिले हैं। किसे के क्या क्या मिला है वो देख लेना। सुरुचि सिंह को मिला है 10 मीटर में पिस्टल में मिला है गोल्ड मेडल ठीक है। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी को 10 मीटर में मिक्स्ड में मिला है गोल्ड मेडल। मनु भाकर को मिला है 10 मीटर पिस्टल में सिल्वर। सिमरनप्रीत को मिला है सिल्वर। रुद्रांश को और आर्य को मिला है सिल्वर। अर्जुन बबूता को मिला है 10 मीटर में सिल्वर। तुमको ये मीटर नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ लेंगे इनमें से किसको सिल्वर मिला है, किसको गोल्ड मिला है। ठीक है। ब्रॉन्ज सौरभ चौधरी को मिला है। हाईलाइट्स देखें तो 13 मेडल हमने जीते, 4 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। ठीक है। यूएसए सेकंड पर रहता है, तो चाइना टॉप पर है। आप भी हो सकते हो इंडिया यूएस चाइना। अब हम टॉप 3 कैटेगरी में आ गए। अच्छा लगा सुनकर। ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कहाँ पर हुआ है, तो लीमा पेरू में हुआ है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो करंट अफेयर की होगी वो नेक्स्ट सैटरडे को क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।